जय हिंद बच्चों आज हम हमारे फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण भौतिकीय एवं गणितीय सूत्र देखेंगे। हमने जो 10th क्लास में साइंस पढ़ी है और जो 11th क्लास में हम साइंस पढ़ेंगे उसके बीच में एक गैप होता है। उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10th से 11th में आते हैं तो कुछ सूत्र ऐसे होते हैं गणित के जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते। अब जिसके पास मैथमेटिक्स है उसके लिए तो वो मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, लेकिन जिसके पास बायो है उसको वो सूत्र कभी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो वो सभी सूत्र जो हैं उनका थोड़ा बेसिक आइडिया हम इसमें लेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ आपको वही सूत्र बताऊंगा जो आपको यूज़ आएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सूत्र होंगे लेकिन हम मेन जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वही देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हम कितने इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे एक तो ज्यामितीय सूत्र। ज्यामितीय सूत्र में क्या आता है? ज्यामितीय सूत्र में देखिए कि जितने भी हम यहाँ पर जो हमारे आकृतियाँ होती हैं, चाहे वो द्विविमीय हो चाहे त्रिविमीय हो, उनके क्षेत्रफल वगैरह जो हम निकालते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। दूसरा इसमें आता है बच्चों बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र में क्या आता है, जैसे समीकरण वगैरह आती हैं, जो समीकरणें सॉल्व करनी होती है हमें, वो सब हम इसमें देखेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र में हम देखेंगे कि एक त्रिभुज से रिलेटेड, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड साइन थीटा कॉस टेन थीटा वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। और भी कई त्रिकोणमितीय संबंध होते हैं जो हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है हमारे। फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण नियतांक, और ये 4 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। अवकलन गणित, समाकलन गणित और ग्राफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ज्यामितीय सूत्र। तो कुछ सूत्र देखेंगे हम जो हम पहले से जानते हैं या हमें पता है। तो ये देखिए आप, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में जो आधार है वो लेंगे और जो त्रिभुज की शीर्ष की ऊंचाई है वो लेंगे और 1/2 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये कुछ है। तीसरा आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा इंटू भुजा। ऐसे ही समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। जो आमने सामने की समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई का योग कर लेंगे और उनके बीच जो लंबवत दूरी है उससे गुना कर देंगे। इसी तरह से फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं। आर यहाँ पर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr3। ये सूत्र भी हमें आता है। इसी तरह से बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन होता है उसके वक्राकार पृष्ठ, ये जो साइड वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल 2πrl होता है, जहाँ आर बेलन की त्रिज्या है, अनुप्रस्थ काट त्रिज्या, और एल बेलन की लंबाई है। फिर बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का आयतन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई, यानी ए गुणा एल। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया और एल उसकी लंबाई होगी। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है, πr² इंटू एल। आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पर बेलन की अनुप्रस्थ काट त्रिज्या है। इसी तरह से शंकु जो होता है उस शंकु का आयतन, तो ये होता है 1/3πr²। एच इसकी ऊंचाई है और आर इसके जो बेलन जो इसका शंकु का आधार होता है उसकी त्रिज्या है। फिर इसी तरह से आता है घनाभ, यानी जैसे कोई कमरा है, इस तरह से पैरेललोपाइप्ड शेप बोलते हैं जिसको हम, इस तरह की आकृति। तो इस घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसी तरह से घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, वो घन आकृति होती है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल πr², एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, उसका 6 गुना कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होते हैं, उसे हमें याद करना है। फिर आता है बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र में हम देखते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर तो हमें पता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। a-b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ये पहले से भी आपको आते हैं। a² माइनस b², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b a-b। ठीक है,
अब देखो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, द्विपद प्रमेय। हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है, इस एक्सप्रेशन में खासियत यह है कि ये वाला जो पद है, ये वाली जो राशि है, ये एक की तुलना में बहुत छोटी है, यानी x इज़ मच स्मॉलर देन 1। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं। अब द्विपद प्रमेय से जो प्रसार करते हैं उसकी जो हम सीरीज़ लिखते हैं, वो सीरीज़ तो बहुत लंबी है, हमारे काम की नहीं है। हमें फिजिक्स में सिर्फ इतना देखना है कि हम इसको क्या करेंगे, n को यहाँ उतार देंगे घात को, और 1 प्लस xn लिख देंगे। अगर n प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर n घात माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी। बस इतना सा है द्विपद प्रमेय से प्रसार करके। अब इसके और अन्य पद जो आते हैं उनमें एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, x4 ये आते हैं, और ये सारे मान क्या होते हैं, ये इग्नोरेबल होते हैं, एक की तुलना में बहुत छोटा जाते हैं, इसलिए सिर्फ हम 2 ही पद रखते हैं। तो कितना आसान है, सिर्फ आपको घात को गुना करना है। जब भी मैं लिखूंगा द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर, तो हमें क्या करना है, बस ये घात को आगे गुना कर देना है, और इस तरह से हम इसको। अब आता है लॉग, लघु गुणांक। हमारे जो सिलेबस में होता है, जब हम समाकलन या अवकलन करते हैं तो उसमें जो लॉग आता है वो ई आधारी लॉग आता है, ई बेस लॉग। और पहले जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो 10 बेस लॉग होता है। तो कोई भी लॉग हो, उस लॉग के कुछ यहाँ पर सूत्र होते हैं, जैसे लॉग m गुणा n। तो लॉग m गुणा n को हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ये लॉग एक संक्रिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं टिपिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। जब कैलकुलेटर नहीं होते थे तो लॉग टेबल से हम इसे सॉल्व करते थे, तो अब तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम। इसी तरह से लॉग m बाई एन, लॉग m बटे n, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। इसी तरह से लॉग m की घात n, तो ये जो घात है ये सामने गुना हो जाएगी और ये लॉग m रह जाएगा। तो ये लॉग के 3 सूत्र हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आता है कि 2 चरों की सरल रेखीय समीकरण। अब देखो यहाँ 2 चर मतलब जिनके मान फिक्स नहीं है, जिनको हम बदल सकते हैं। तो मान लीजिए 2 चर हमारे पास, एक x और एक y है। तो एक समीकरण है y बराबर mx प्लस सी। इस समीकरण में अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सरल रेखा की समीकरण है, और इस तरह की जो समीकरण होती है उसे हम, अगर हम ये y अक्ष और x अक्ष के विद रिस्पेक्ट अगर इसको हम प्लॉट करें, यहाँ पर समीकरण को आरेखित करें। 10th क्लास में हमने, 9th क्लास में हमने करा था ना 2 समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना। तो उसमें हम क्या करते थे कि x का एक मान अपनी मर्जी से चुनते हैं तो उससे y का मान मिल जाता है, फिर x का दूसरा मान चुनते हैं, y का दूसरा मान, x का तीसरा मान चुनते हैं, y का तीसरा मान। इस तरह से हम फिर अलग अलग बिंदु लेकर और लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है, y बराबर mx प्लस सी। अब ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी समीकरण की। तो ये कैसे हो सकती है समीकरण, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपको एक समीकरण दे रखी है कि 2x, और यहाँ पर आपको दे रखी है y बराबर 2x प्लस 3, इस तरह से। अब ये जो समीकरण है इसमें देखो x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक m है, यहाँ m है, यहाँ 2 है, यहाँ पर ये अचर पद c है, यहाँ पर 3 है। तो इस समीकरण को भी हम अगर देखें तो ये इसी तरीके से एक सरल रेखा होगी। तो ये जो सरल रेखा है जो हमने यहाँ प्लॉट की है, ये सरल रेखा, इसका जो यहाँ पर x का जो गुणांक होता है m, इसे हम इसका सरल रेखा का झुकाव कहते हैं। झुकाव का मतलब क्या होता है, झुकाव का मतलब ये सरल रेखा जो है ये x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा से जो कोण बनाती है उस कोण का tan थीटा। तो ये मान लीजिए ये सरल रेखा है, ये यहाँ पर इस बिंदु तक है, तो यहाँ पर हमने एक x अक्ष के समांतर लाइन ड्रॉ किया, तो ये थीटा कोण बना रही है। तो इस थीटा कोण के लिए अगर हम tan थीटा पता करें तो वो इस सरल रेखा का झुकाव कहलाता है, और उस समीकरण से हम ये पता कर सकते हैं वो झुकाव कितना। तो इसका यहाँ पर झुकाव कितना है, इसका झुकाव जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर हम तुलना करें तो ये m जो होता है ना, m ये सरल रेखा झुकाव होता है। तो अगर हम यहाँ से पता करना चाहें तो यहाँ से ये थीटा जो हम पता करेंगे tan थीटा, वो इसका झुकाव कहलाएगा। तो ये भी आगे चल के काम आएगा, या अवकलन में हम इसको देखेंगे। तो झुकाव का मतलब समझ लेना, सरल रेखा का झुकाव क्या है। कोई भी वक्र खींचते हैं हम तो उसमें हम एक स्पर्श रेखा लेते हैं और उसका x अक्ष से हम कोण की स्पर्श ज्या निकालते हैं, यानी tan थीटा। तो tan थीटा जो होता है उस ग्राफ के लिए वो उसका झुकाव कहलाता है। आगे चलकर ये और आएगा अभी। अब ये आता है एक चर की द्विघात समीकरण, यानी एक चर x है और x की स्क्वायर की फॉर्म में है। x देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ x की घात 0 है। तो कोई भी ऐसी समीकरण अगर आती है जो x के स्क्वायर की फॉर्म में आती है, x स्क्वायर फिर x फिर
अचर पद, तो इसको हम बोलते हैं ये द्विघात समीकरण है। इस समीकरण के दो हल होते हैं, यहाँ पर x के दो हल होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समीकरणें हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी आप देखना। जैसे गति की दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर t के दो मान होते हैं, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से इस समीकरण का हल क्या होगा, इसका अगर हम रिजल्ट निकालें तो क्या होगा, तो इसका सीधा सूत्र है, क्या सूत्र है कि x का जो मान होगा x बराबर वो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर a b और c क्या है, ये गुणांक है। देखो x स्क्वेयर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है, और इसी तरह से ये अचर पद c है, इसका गुणांक अचर पद c जो है ये c होगा। तो अब एक उदाहरण देखते हैं हम, उस उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमारे को एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है हमें। तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहले सूत्र लिखते हैं। तो अब देखो इस सूत्र में एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है -5 और अचर पद कितना है 6। तो a b और c के तीनों के मान आ गए, इस समीकरण में मान रख देंगे। तो यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे -5, यहाँ पर b की जगह हमने क्या रखा -5, इसका स्क्वायर कर दिया 4 एज इट इज़। a की जगह क्या रखा 1, c की जगह हमने क्या रखा 6 और अपॉन में 2, एक a की जगह क्या रखा हमने 1। तो इस तरह से ये चीज़ आ गई। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कहा था इसके दो मान आएंगे। दो मान कहाँ से आएंगे, ये देखो यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है ना। तो इस प्लस माइनस के कारण यहाँ दो मान आएंगे। तो कैसे आएंगे, अभी देखो यहाँ पर। तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 25 में से 24 गए 1, तो ये हमारे पास x का मान आ गया 5 प्लस माइनस 1/2। तो जब हम प्लस लेते हैं तो 5 प्लस 1/2 हो गया, तो 6/2 3 हो गया। तो इसका मतलब x का एक मान तो 3 आ गया, और दूसरी बार हम यहाँ माइनस ले लेंगे तो x बराबर 5 माइनस 1/2 4/2 यानी 2। तो x के दो मान आ गए हमारे पास 3 और 2। तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से ये वाली जो समीकरण होती है द्विघात समीकरण, इसमें x के दो मान होते हैं, उसको निकालने का ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारा कुछ है, लेकिन अपने इतना ही काम का, एक बार मैं फिजिक्स में अपने इतना ही यूज़ करते हैं। अब आता है त्रिकोणमितीय सूत्र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमारे को बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो अब त्रिकोणमितीय सूत्र जो होते हैं, सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ जो हमने पढ़ी है 9th-10th में, कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो है हमने यहाँ पर देखा, एक समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री के सामने, बिल्कुल सामने त्रिभुज की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। और जहाँ पर हम कोण थीटा मानते हैं, कर्ण के दूसरी ओर की जो भुजा होती है उसको हम आधार मानते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार यही होगा। अगर मैं ये थीटा कोण यहाँ की बजाय यहाँ मान लूँ, यहाँ पर मान लूँ, तो ये वाला आधार हो जाएगा, आधार ये बन जाएगा। तो आधार हम किस आधार पर बोलते हैं, थीटा कोण के आधार पर, कि कर्ण और थीटा कोण जिसके बीच में होता है वो आधार होता है। तो आधार ये हो गया, और ये सामने वाली भुजा फिर क्या हो गई, लंब हो गई। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के बीच में तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। अब इसमें क्या होता है, इन तीनों भुजाओं के अनुपात के आधार पर हम कुछ राशियां देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा, यानी ये जो थीटा कोण है, इस थीटा कोण के लिए साइन थीटा कितना होता है। तो साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा कॉस थीटा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये बटे ये, इस कोण के लिए ये बटे ये साइन थीटा होता है, और ये बटे ये जो होता है कॉस थीटा होता है, और ये लंब बटे आधार क्या होता है, ये टेन थीटा होता है। इसी तरह से और भी होते हैं इसमें अनुपात, कोसेक, सेक और कॉट। तो कोसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। ये तो चलो ये बेसिक बात है जो आपको पता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये जो चीज़ है ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। क्या कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज के अंदर कर्ण दे रखा है और ये कोण थीटा दे रखा है, तो आधार कितना होगा, तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण कोस थीटा। तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण कोस थीटा। अगर आपको किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण दे रखा है और कोण दे रखा है और लंब पूछा है,
तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण साइन थीटा। यानी कहने का मतलब अगर आपको ये कोण पता है और कर्ण पता है त्रिभुज में, तो आप आधार और लंब दोनों के मान लिख सकते हो। तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण कॉस थीटा, और लंब बराबर क्या होगा, कर्ण साइन थीटा। तो इसको अच्छी तरह से रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रटना क्या है ये तो आपको वैसे ही पता है, बस ये याद कर लो कि आधार बराबर कर्ण कॉस थीटा होता है और लंब बराबर कर्ण साइन थीटा होता है। बस ये चीज़ होगी। फिर एक क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, फिक्स होता है वो। आपको पता है कि 4 और 3 और 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। ये पाइथागोरियन डिजिट्स होते हैं ये। यानी 4 का वर्ग करा हमने, 4 का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर करा, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 25, यानी 5 का स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर बराबर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मतलब हुआ। तो अगर कोई ऐसा त्रिभुज है तो उसमें ये जो कोण होता है, ये कोण लगभग 37 डिग्री का होता है। ये कोण लगभग क्या होता है, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री के कोण के सामने 3 आएगा, ठीक है। और ये वाला जो कोण होगा ये होगा फिर 180 में से 90 तो ये चले गए, 90 बच गए, 90 में से 37 ये चले गए, तो ये कितना बच गया फिर 53 बच गया। तो 53 के सामने वाली भुजा 4 होगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 5 होगी। यानी कोई भी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं 3 और 4 हैं, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, और उसका जो विकर्ण है वो 5 होगा, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है। तो उसका एक कोण 37 डिग्री होगा और दूसरा कोण 53 डिग्री होगा। 37 डिग्री जो होगा वो भुजा 3 के सामने वाला होगा, और जो 53 डिग्री होगा वो भुजा 4 के सामने वाला होगा। बिल्कुल सिंपल है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आगे काम आता है बहुत जगह। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आपको पता है साइन 2 थीटा ये भी यूज़ होगा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कोण थीटा का ट्वाइस है, डबल है। साइन स्क्वायर थीटा को देखो हम क्या करते हैं, ये भी बहुत यूज़ होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये भी सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे चल के ये भी देखो इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है इसमें। अब देखो साइन माइनस थीटा, साइन के आगे अगर एंगल माइनस में है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये माइनस एंगल बाहर आ जाएगा। कॉस माइनस थीटा में ये जो माइनस थीटा अंदर है, ये कॉस जो है वो क्या है, माइनस जो है वो साइन बाहर नहीं आएगा, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत यूज़ होता है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें, जैसे कोण डिग्री में है और आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिग्री में जो कोण दिया है उसे पाई बटे 180 से गुणा करना है और वो रेडियन में बदल जाएगा। तो जैसे 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 के साथ आप पाई बटे 180 रख दो, तो 30 से 180 को काटा तो 6 आ गया, तो पाई बाई 6 रेडियन आ गई। इसी तरह से 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन हो गया। इसी तरह से 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन हो गया। इसी तरह से 180 डिग्री कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। 270 डिग्री 3 बाई 2 पाई हो गया। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन हो गया। इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करके। अब आता है एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे साइन पाई बाई 2 में से थीटा घटाया, या कॉस पाई बाई 2 में से थीटा घटाया, या साइन पाई बाई 2 में थीटा जोड़ा, कॉस पाई बाई 2 में थीटा जोड़ा, तो इसके लिए क्या है, एक नियम है। हम क्या करते हैं, इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम 0 डिग्री एंगल मानते हैं, और जैसे जैसे हम इस लाइन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर जाकर 90 डिग्री एंगल हो जाता है। फिर 90 से हम आगे जाते हैं तो यहाँ तक जाते जाते 180 डिग्री हो जाता है। देखो शुरू से अगर यहाँ तक हम देखें तो टोटल कोण कितना है, 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर 270 डिग्री हो जाता है, और फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गए तो 360 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पर पाई हो गया, यहाँ 3 पाई बाई 2 हो गया, और यहाँ पर वापस क्या हो गया, 2 पाई हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये कॉस की लाइन होती है। इधर कॉस प्लस में होता है, इधर कॉस जो होता है वो माइनस में होता है। अब ये भी चलो छोड़ो, आप देखो कि हम क्या करते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, तो जब भी हम उसके आगे साइन के आगे 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे, तो 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। लेकिन बराबर में क्या आएगा, बराबर में माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो डिपेंड करता है
कि ये हम क्या लिख रहे हैं, 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं या 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ये चीज़ है। तो अगर मान लीजिए हम 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो थीटा कोण का हम मान 90 डिग्री से कम मानते हैं, तो ये मान क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहले चतुर्थांश में होंगे। अगर मैं मान लीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा लिखता हूँ तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। चूँकि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो 90 लेस देन 90 180 से कम मान होगा ये, यानी ये जो मान आएगा ये ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम कहाँ होंगे, दूसरे चतुर्थांश में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। समझ आई बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला चतुर्थांश है जिसमें हम 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो अगर 90 माइनस थीटा लिखा हो तो इसका मतलब हमारा कोण इस चतुर्थांश में। अगर हमने 90 प्लस थीटा लिख दिया तो हमारा कोण जो है इस चतुर्थांश में। और इसी चतुर्थांश में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। अगर 180 माइनस थीटा है तो भी हम इधर ही हैं, तो भी हम दूसरे ही चतुर्थांश में। अगर हम लिख दें 180 प्लस थीटा तो 180 प्लस थीटा हम तो तीसरे चतुर्थांश में है। और अगर हम लिख दें 270 प्लस थीटा तो हम चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे। या फिर हम क्या लिख दें कि 2 पाई यानी 360 डिग्री माइनस थीटा, तो भी हम चौथे चतुर्थांश में। यानी थीटा का मान आप लेस देन 90 मानो तो थीटा का मान लीजिए आपने 80 डिग्री मान लिया एक बार, तो आप पहले क्वाड्रेंट में हो तो आप क्या करोगे, 90 माइनस 80 यानी 10 डिग्री, तो 10 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में होगा। अब हमने कर दिया जैसे 90 प्लस 80 तो 90 और 170 डिग्री हो तो 180 डिग्री से तो कम ही है, तो इसी क्वाड्रेंट में। अगर मैंने लिख दिया 180 माइनस 80 तो हम क्या हुआ, 100 डिग्री पे हो, तो भी हम इसी क्वाड्रेंट में दूसरे में। लेकिन अगर मैं 180 प्लस 80 कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 260। 260 किस में आएगा, ये देखो इसके बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से मैं मान लो 270 प्लस 80 कर दूं तो 270 प्लस कितना हो जाएगा, 350, जो कि 360 से कम होगा, तो हम इसमें क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से पहले हमने कोण की बात कर ली। अब आ जाओ कि हम करने वाले क्या हैं इसमें। तो सबसे पहले जैसे मान लो कहीं पर आ जाता है साइन π/2 माइनस थीटा, यानी हम कौन से, पहले चतुर्थांश में। ये कोण जो होगा 90 डिग्री से कम होगा तो पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में है तो साइन का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे इसको, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख दिया। तो पहले चतुर्थांश में साइन और कॉस दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं। अब आ जाओ इसमें, देखो ये क्या लिखा हमने, 90 प्लस थीटा, यानी हम सेकंड चतुर्थांश यानी दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के जो वैल्यू होते हैं, साइन के वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो साइन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में बदलेगा, क्योंकि π/2 के साथ हमने प्लस या माइनस किया, तो π/2 आ जाता है तो साइन कॉस में और कॉस साइन में बदलता है। तो साइन कॉस में बदल गया, लेकिन साइन क्या होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ साइन और कोसाइन प्लस में होते हैं। तो कोसाइन को तो छोड़ो, आप साइन को देखो, तो ये क्या है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन कॉस के आगे अगर 90 प्लस थीटा लिखा हमने तो किस में आएगा, माइनस साइन थीटा। वो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब आप समझो कि इसको करने का क्या फ़ायदा हुआ। ये चीज़ जो है ये तो सिंपल है, इसको करने का क्या फ़ायदा हुआ। इसको करने का फ़ायदा ये हुआ कि मान लो 90 डिग्री तक तो हमें मान पता होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के, लेकिन 90 डिग्री से अगर ज़्यादा मान है तब क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको दे रखा है, कहा कि साइन 120 डिग्री का मान बताओ, तो आप क्या लिख दोगे इसे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख दोगे। अब देखो यही चीज़ बन गई सेम, देखो 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस 30। तो अब साइन 90 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इस तरह से हमें मान पता चल गया। तो इसका ये फ़ायदा है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने साइन को जब कॉस में बदला है दूसरे क्वाड्रेंट में तो मैंने इसको प्लस में ही रखा है, लेकिन कॉस को अगर साइन में बदलूँगा तो अगर कॉस 90 प्लस यानी कॉस 120 डिग्री है तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, -1/2। तो कॉस 120 डिग्री का मान क्या आएगा,
1/2 आएगा। इसी तरह से अब दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है। पाई माइनस थीटा का मतलब कि हम दूसरे क्वाड्रेंट में ही हैं। 180 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू जैसे 30 डिग्री है, तो 180 में से 30 गया 150, तो 150 है। अब साइन 150 का मान मुझे नहीं पता, तो मैं इसे क्या करूँगा, साइन 180 माइनस थीटा लिख दूंगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, अब पाई आ गया ना यहाँ पर, यानी 180 आ गया, तो साइन साइन में ही रहेगा। लेकिन ये क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस में ही रहा मान। इसी तरह से कॉस पाई माइनस थीटा, पाई आ गया तो कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन आगे चिन्ह कॉस के हिसाब से लगेगा कि दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट यानी दूसरे चतुर्थांश में ये स्थिति होती है। फिर आता है तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ पाई वाला याद रखना है कि पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो साइन साइन में ही रहेगा, तो ये देखो साइन में रखा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह डिपेंड करेगा कि ये एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। तीसरे में, तो साइन तीसरे में क्या होता है, तीसरे में माइनस होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में प्लस कौन होता है फिर, टेन और कॉट। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और चौथे में कॉस या सेक। तो तीसरे में है अभी हम, तो साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई होता है तो साइन साइन में रहेगा, तो साइन थीटा होगा, लेकिन माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, इस तरह से। ठीक है। अब इसी तरह से कॉस में देखो, अब जो कॉस पाई प्लस थीटा है, तो कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो कॉस कॉस में रहेगा, तो कॉस थीटा होगा, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस में, तो माइनस आ गया। इसी तरीके से अब आगे चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, तो चौथे क्वाड्रेंट में आगे, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस में होता है, तो 2 पाई है तो साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा लिख दो इसको, लेकिन आगे माइनस लगा दिया। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है, तो 2 पाई है तो कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन आगे प्लस आ जाएगा। इस तरह से हमने ये चेंज किया। तो जब हमें कोई मान जो 90 डिग्री से ज़्यादा का है, जो साइन या कोसाइन फंक्शन के लिए फाइंड करना है, तो हम इस मेथड से उसको पता करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरह से देखना है और इसको अच्छी तरह से बार बार रिपीट करना। अब ये साइन और कॉस और टेन के मान हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360, ये वाले मान जो हैं आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो जो मैंने ऊपर बताया। तो ये मान तो आपको पता ही है। इसमें सिंपल ये होता है कि ये जो मान 90 डिग्री तक हमने लिखे हैं, कॉस के मान जो है इसको पलट दो, जो इसके लिए 90 डिग्री है कॉस के लिए वो 0 पर होगा। ठीक है। तो ये वाला मान ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये रहता है और ये वाला ये हो गया, इस तरह से चेंज हो जाता है। 10 के भी ये मान है, तो ये तो आपको पता है, लेकिन नहीं पता तो फिर भी आपको देखो ये मान आपको इसमें यहाँ ज़्यादा यूज़ होंगे। ये 120 डिग्री, 180 डिग्री, ये वाले कॉस के और साइन के भी ये मान, ये तो आपको याद है सारे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो जब कोण थीटा बहुत छोटा होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे सरल लोलक का क्वेश्चन आएगा आगे, कि सरल लोलक के पिंड को आपने हल्का सा धक्का दिया और थीटा कोण जो है बहुत अल्प है, तो बहुत अल्प है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं। लेकिन थीटा, अब मान लो ये 1 डिग्री है, तो आप साइन 1 डिग्री को 1 नहीं लिखोगे, 1 डिग्री को रेडियन में बदलोगे और आप लिखोगे साइन ये पाई अपॉन 180, तो आप इसे पाई अपॉन 180 लिखोगे, और जहाँ पाई का मान जो होगा 3.14 होएगा, ये मान आएगा आपका आंसर। यानी अगर साइन 1 डिग्री है तो उसका मान क्या होगा, पाई बाई 180, यानी 3.14/180, ये मान होगा उसका। ठीक है। तो जब कोण बहुत छोटा होता है, साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिए। अब आता है महत्वपूर्ण नियतांक, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 होता है, ये भी पृथ्वी तल के निकट होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे तो उसका मान घट जाएगा। तो कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें हमेशा ये त्वरण एक्टिव रहता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या चीज़ होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी, ये यूनिवर्स में किसी भी जगह हम चले जाएं तो इसका मान 6.67 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रहता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से एक प्लांक नियतांक होता है एच, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ये नियतांक आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे एक बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, ये बोल्ट्जमैन नियतांक जो होता है ये ऊष्मागति के अंदर आता है, जिसका मान होता है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। तो ये कुछ नियतांक हैं, ऐसे बहुत सारे नियतांक हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक करेंगे। इसमें मैंने जो आपको मेन बताए हैं
ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। इसके बाद में जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा अवकलन। अब अवकलन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।